हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ क्रैश कोर्स वीडियो नंबर फर्स्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी जो फर्स्ट साइकिल ऑफ वीडियोस होगा, जो पहला साइकिल होगा मेरे वीडियोस का, उसमें जो आपके 12 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स आपके बुक 1 से, जिसमें आपका मैनेजमेंट का पूरा बुक है, जिसमें आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है 5। उसके बाद 2 चैप्टर आपके बेसिक्स हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें आप पढ़ते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको कवर अप करूंगा। देन आफ्टर 4 जो आपके चैप्टर बचते हैं बुक नंबर 2 में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और एक चैप्टर आपका मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो वो मैं सारे चैप्टर्स आपके कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल, इतना जल्दी हो सके मैं आपको कंप्लीट अप कर दूं। नोट्स आपके वीडियोस के साथ अटैच्ड होंगे। मैं आपको सीधा सीधा समझाता हुआ जाऊंगा। आपके जो भी पॉइंट्स मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सारे मैंने नोट्स में सिंप्लीफाइड लैंग्वेजेस में मेंशन कर दिए हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। हर चैप्टर का कंटेंट वाइज फ्लो चार्ट पहले पेज पे आपको, हर चैप्टर का 12 चैप्टर्स के फ्लो चार्ट आपका पेज नंबर 1 पे है। मैं सिर्फ वही एक पेज उठाऊंगा और आपका चैप्टर कवर कर दूंगा। जो सेकंड साइकिल ऑफ वीडियोस होगा उसमें जो आपका केस स्टडी है, जो आपका केस स्टडी आता है एग्जाम्स में, 50 to 60% ऑफ वेटेज जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर का है वो है आपका केस स्टडीज का। तो मैं आपको केस लॉस बताऊंगा किस तरीके से करने हैं। ओके, तो टाइम हमारे पास वैसे भी बहुत ज्यादा कम है, तो शुरू करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से। हमारा चैप्टर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वीडियोस को शुरू करने से पहले एक चीज समझिएगा, एक वर्ड होता है नेचर। नेचर हो, फीचर हो, कैरेक्टरिस्टिक हो, या फिर एट्रीब्यूट हो, क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकता है। वो यही नहीं कहेगा मेंशन नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ही और शी में आस्क यू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूट्स सारे एक ही हैं, सबका मीनिंग एक ही होता है, विशेषताएं बतानी है आपको। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट हमारी जो लाइफ है, मैं बोलता हूं आपको, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो मैं आपसे अक्सर कहता हूं इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इकोनॉमिक्स की तरह कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है हमारे डेली लाइफ से कोरिलेट करता है, और बहुत जबरदस्त तरीके से कोरिलेट करता है। हम लोग नहीं कहते हैं पिज्जा खाने जाना है डोमिनोज में, पैसे नहीं है पूरे, 4 फ्रेंड्स हैं, अब वी विल मैनेज, हम मैनेज कर लेंगे। मैच खेलना है, बॉल नहीं है, थोड़े बहुत पैसे मिला के कंट्रीब्यूट करेंगे, वी विल मैनेज। शादी है, बहन की शादी है आपके, बहुत सारे काम होते हैं, आपको हलवाई लेकर के आना है खाने के लिए, आपको डेकोरेशन का काम देखना है ना, आपको बारातियों का स्वागत भी करना है अच्छे से, देन आफ्टर आपको डांस भी करना है। तो देयर आर नंबर ऑफ वर्क्स टू बी परफॉर्म बाय ऑल ऑफ यू। उन सब वर्क्स को अच्छे तरीके से करना या दूसरों से वो काम करवाना, आइदर टू डू योर वर्क बाय योरसेल्फ और दैट वर्क शैल हैव टू बी टेकन बाय अदर्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, यही है मैनेजमेंट। टू मैनेज योर अवेलेबल रिसोर्सेज so that in an effective and efficient manner you may achieve the desired result। अब इसके लिए सबके अपने अपने डेफिनेशंस हैं, कुंट्ज ओडोनेल है, हेनरी फ्यूल है, ये लोग अपनी अपनी इन्होंने डेफिनेशन दी है। लेकिन अगर हम एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अगर आपके एग्जाम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, यू मे गेट 1 मार्क फॉर दिस, ठीक है। अभी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, अब मैं आपके नोट से रीड करूंगा। ये जो पहला है, पहला जो फ्लो चार्ट है, पहला जो फ्लो चार्ट है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सारी चीजें पॉइंट वाइज फॉर्म में डाल दी है। ओके,
आपका पहला चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, दूसरे पार्ट में पढ़ना है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 की, क्योंकि यही पूरे चैप्टर का नियर अबाउट कवरेज है। शुरू है, मीनिंग मैंने बताया, प्रोसेस होता है मैनेजमेंट। प्रोसेस कैसे होता है? पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हो, उसके हिसाब से आप ह्यूमन रिसोर्स का स्टाफिंग करते हो, उसके बाद आप डायरेक्टिंग करते हो, फिर कंट्रोलिंग करते हो। तो ये प्रोसेस है जहां पे सिस्टमैटिक स्टेप्स हैं, एक के बाद एक स्टेप सिंक्रोनाइज है। देन आफ्टर 2 चीजें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखें, जब अपना आंसर रिप्रेजेंट करें, 2 वर्ड्स हैं जो इनसेपरेबल रहने वाले हैं आपके बुक 1 में। एक है इफेक्टिव, इसको इफेक्टिवली बहुत लिखते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैं समझाता हुआ चलता हूं। देखिए, इफेक्टिवली एफिशिएंटली, एक इंसान इफेक्टिव हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ही मे और मे नॉट बी एफिशिएंट। कैसे? आपका कंपनी बोलता है 1 डे में, आपका 1 डे का वर्किंग में आपको 50 शर्ट्स कॉटन का मैन्युफैक्चर करना है, आपको 50 शर्ट्स कॉटन का मैन्युफैक्चर करना है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको इतना करना है। ओके, अब यहीं से मैं बताता हूं आपको कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट होगा, कौन सा एम्प्लॉय इफेक्टिव होगा। देखिए, एफिशिएंट तो वो इंसान है जो गिवन टास्क को कंप्लीट कर ले, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव वो इंसान है जो गिवन टास्क को कंप्लीट कर ले। लेकिन एफिशिएंट कौन है? एफिशिएंट वो है जो गिवन टास्क को गिवन टाइम में कंप्लीट कर ले। अभी यहां पे 2 तरीके के एम्प्लॉइज आपकी कंपनी में आने वाले हैं, जिन्होंने एट द एंड ऑफ द डे 50 शर्ट्स प्रोड्यूस कर लिया, या एट द एंड ऑफ द डे 50 शर्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया। जिन्होंने प्रोड्यूस कर लिया वो एफिशिएंट भी है, इफेक्टिव भी है, बट जिन्होंने प्रोड्यूस नहीं कर पाया वो सिर्फ इफेक्टिव रह जाएंगे। आई थिंक यू हैव गॉट दिस। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये रहा हमारा मैनेजमेंट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। आपके नोट्स में डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन डेफिनेशन के अलावा मैंने आपके जनरल कॉन्टेक्स्ट के लिए एक जनरल डेफिनेशन हर चीज का रखा है, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, या फिर प्लानिंग का हो, या स्टाफिंग का हो, डायरेक्टिंग का हो, कंट्रोलिंग का हो, व्हाटएवर द टॉपिक इज, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट, एक जनरल मीनिंग आपके पास होना चाहिए। बिकॉज हमको इतना नहीं याद रह जाता है कि किस मैनेजरियल फादर ने क्या डेफिनेशन हमको प्रोवाइड की थी। चलिए अब बात करते हैं, एक पेज से देखिए, आपका रिवाइज अब होगा और मैं भी आपके सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा। चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बिकॉज क्रैश कोर्स मेरा सिर्फ एक काम है, छूटे भी कुछ ना और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। फीचर्स, मैनेजमेंट फीचर्स, जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं। जब हम मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं तो क्या सर इसके भी कुछ फीचर्स हैं? बिल्कुल बच्चा लोग, फीचर्स हैं। सबसे पहला होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सपोज आप किसी कंपनी में एमडी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैनेजिंग डायरेक्टर हो और आप रिस्पॉन्सिबल हो कंपनीज के सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। आप क्या करोगे? आप पॉलिसीज बनाओगे, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे, आप स्टाफ प्रिपेयर करोगे, जिससे कि आप क्या कर सको, आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है? मैनेजमेंट के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो आप प्लानिंग करिए, चाहे वो स्टाफिंग करिए, चाहे वो डायरेक्टिंग करिए या कंट्रोलिंग करिए, आपका काम एक ही होता है कि जिस काम के लिए आप कर रहे हो, जो आपका कंपनी काम कर रहा है, अगर आप आईटी सेक्टर का कंपनी हो है, अगर आप आईटी सेक्टर का कंपनी हो, तो आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे? टू बिकम योर कंपनी एट द टॉप, टू टेक योर कंपनी एट द टॉप मोस्ट लेवल। आपने सुना होगा ना, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, एसेंचर है, ये कुछ टॉप आईटी कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ वर्क कर रही हैं, और ये सारे के सारे एमएनसीज हैं, जिसमें आपका टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इन्फोसिस, ये हमारे इंडियन ओरिजिन के कंपनीज, हमारे इंडियन कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं,
और बहुत रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो। मैनेजमेंट हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों होता है कि जो भी काम हम मैनेजमेंट में करते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी रेगुलेशंस बनाते हैं, उनका कहीं ना कहीं एंड यूज इसीलिए करते हैं कि हम अपनी कंपनी से रिलेटेड सारे के सारे एस्पेक्ट्स को अचीव कर सकें। यूनिवर्सल, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट से बिजनेस एम्प्लॉइज फॉलो करेंगे या बिजनेस मैनेजमेंट सिर्फ कंपनीज फॉलो करती है, नहीं। हमारे स्कूल्स हैं वो भी बिजनेस मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। क्यों सर? बिजनेस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हैं? मैनेजमेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है जिसको हर जगह अप्लाई करना होता है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं भी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूं। मैंने आपको बोला ना, देयर विल बी 2 साइकल्स ऑफ वीडियोस फॉर योर बिजनेस स्टडीज क्रैश कोर्स। वन विल रिगार्ड द basic conceptual clarity and another cycle will be regarding solution of case laws, how to represent your question paper and how to solve the case studies। तो मेरा भी मैनेजमेंट है ना कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका पूरा सब्जेक्ट बेसिकली क्या कहता है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि पेपर किस तरीके से आना है, पेपर में केस लॉज कैसे आएंगे और आपको उन केस लॉज को कैसे सॉल्व आउट करना है। तो मैं भी मैनेज कर रहा हूं, आप भी इस समय अपनी स्टडीज को मैनेज ही कर रहे होगे कि सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 से 6 हमको एक अकाउंट्स लगाना है, फिर ब्रेकफास्ट लेना है, अपने लिए वक्त निकालना है, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करना है। दिस इज ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर मैनेजमेंट। यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है। आप क्रिकेट खेलते हो, आप बॉलिंग कर रहे हो, पहले इस समय इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा है, स्पिनर्स को खिलाया, विकेट टूटा हुआ था, स्पिनर्स का बॉल घूम रहा था, इंडियन टीम का मैनेजमेंट था, थिंक टैंक था, उन्होंने बोला कि पिच टूटा हुआ है, पेसर्स को खिलाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, उन्होंने 3 स्पिनर्स खिला दिया, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव। पहली पारी में अश्विन ने 5 विकेट लिया, सेकंड इनिंग्स अक्षर पटेल 5 विकेट हॉल ले गया डेब्यू टेस्ट मैच में। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक जगह ही मैनेजमेंट को अप्लाई करोगे, मैनेजमेंट हर जगह लगाया जा सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, कॉमर्शियल बैंक्स हो, डेवलपमेंट बैंक्स हो, है ना। आप किसी भी सेक्टर का कोई ऑर्गेनाइजेशन उठाइए, उसका कहीं ना कहीं आप देखिएगा एसेंस मैनेजमेंट का जरूर होगा। ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस यूनिट्स इसको यूज कर रहे हैं, बिजनेस यूनिट्स भी यूज कर रहे हैं, एनजीओस भी यूज कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट इज यूजिंग द मैनेजमेंट पॉलिसी, ओके। जो बजट आता है, इट इज आल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैनेजमेंट। आप आगे चल के पढ़िएगा, जब कंट्रोलिंग का चैप्टर आएगा वहां पे आएगा बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल। ध्यान दीजिएगा, मल्टी डायमेंशनल का मीनिंग क्या है समझिए। ये हर फंक्शन में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, मल्टी डायमेंशनल है। ये मैनेजमेंट को भी देखता है, ये एम्प्लॉइज को भी देखता है, ये वर्कर्स को भी देखता है, अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशंस को भी देखता है। सर अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशंस जिनको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो, आपके ऊपर जीएसटी का काउंसिल बैठा हुआ है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ओके। उसके अलावा आपका सीबीडीटी बैठा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आप जो भी बिजनेस करते हो उस पर आप जीएसटी देते हो, और जो आपका पर्सनल इनकम होता है उस पर आप आईटीआर फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न। जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, जिसका वर्डन आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। आपको पढ़ाया होगा आपके इकोनॉमिक्स में, जब मैं बताऊंगा तो भी मैं बताऊंगा डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मैनेजमेंट अनदर फीचर इज कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता। आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, आप अगर प्लान करोगे तो प्लान को ऑर्गेनाइज भी करोगे, अगर प्लान को ऑर्गेनाइज करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करोगे, और जो ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट होता है उसी को हम कहते हैं स्टाफिंग। दैट इज कॉल्ड द सेकंड फंक्शन ऑफ योर मैनेजमेंट साइकिल। सबसे पहले तो आप प्लान करते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करते हो, टू असाइन द राइट जॉब टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन अ राइट वे। सारी चीजें राइट करनी है, ये काम है स्टाफिंग का। तो कंटिन्यूअस है। ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट का काम ही। हम अभी मैंने आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया ना कि उन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए, या आप लोग 4 लोग डोमिनोज जाना चाहते हो, तो ग्रुप एक्टिविटी है। अकेले हम क्या मैनेज करेंगे, हमारे पास 100 रुपए है, हमको डोमिनोज जाना है, तो हम कैसे खाएंगे। वहां तो मीडियम पैन पिज्जा भी कॉस्टिंग 199 एंड वी हैव स्टिल आई हैव ओनली 100 रुपीस, देन हाउ कैन आई ऑन सोली मैनेज। मैं अकेले तो मैनेज नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी।
क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे के सारे अलग अलग चीजों में माहिर होते हैं। हम कहते हैं ना कि कुलदीप यादव को अगर ओपनिंग बैट्समैन बनाओगे वो नहीं बन पाएगा, या विराट कोहली से चाइना मैन बॉलिंग कराओगे वो नहीं कर पाएगा। क्यों? दोनों अपने अपने एक्सपर्टाइज हैं, अपने अपने टैलेंट में हैं। विराट कोहली इज योर वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन और कुलदीप यादव इज द ओनली चाइना मैन बॉलर दैट इंडिया हैव टिल प्रोड्यूस्ड। ओके, तो जिसका जैसा टैलेंट उसको वैसा काम। ठीक है। डायनेमिक, ध्यान से सुनना, डायनेमिक का मैं मीनिंग बताऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक प्रोवर्ब होता है इंग्लिश में, एनीथिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज चेंज। कोई भी चीज जो एक सी रहने वाली है वो होता है बदलाव। प्रैक्टिकली समझिएगा। आप भी सोच रहे होगे सर इंग्लिश में क्यों जा रहा है, मैं बताता हूं। डायनेमिक का मीनिंग होता है जैसे जैसे आपका वक्त बदल रहा है, विद द चेंज इन टाइम, आप उस चेंज को कोप अप कर जाओ, आप उस चेंज के साथ अपने आप को चेंज कर लो। सबसे पहले मोबाइल फोन आए, कौन से आए थे? नोकिया 3310, नोकिया 1600, ब्लैक एंड व्हाइट थे, है ना। उसके बाद कलर्ड फोन आए, फिर मल्टीमीडिया आए, फिर 3G आया जिसमें चाइना ने बहुत धूम मचाया था, टच फोन्स आ गए थे, सभी ने टच फोन्स लिए थे। उसके बाद फिर अभी एंड्रॉइड्स आए हैं। तो ये क्या है? डायनेमिसिटी इन द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई। तो डायनेमिक का मीन्स ही यही होता है, जैसे जैसे आपका बिजनेस क्लाइमेट चेंज होता है, आपकी कंपनी क्या है, अपने आप को उन चेंजेस में अडॉप्ट कर पा रही है। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या करता है? एक डायनेमिक फीचर देता है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारा आपके उसमें लिखा हुआ है नोट्स में। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर इतना थोड़ा सा पेस से जा रहे हैं, पेस पे बिल्कुल नहीं हो बेटा। आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा आपके नोट्स में है। मैं तो सिर्फ एक पेज ले लिया, फ्लो चार्ट है, मैं आपको इसी से सारा बता दूंगा। लास्ट वन इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट देखा नहीं जा सकता, वो मेरी तरह एक फिजिकल ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसके ना हाथ है ना पैर है। इट कैन ओनली बी फेल्ट। अगर आपके सारे वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किए जा रहे हैं, मींस यू आर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। जो एमबीए फाइनेंस होते हैं, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, अभी तो इवेंट मैनेजमेंट करके कोर्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ये सारे के सारे मैनेजमेंट जहां पे भी आ जाए आप समझ जाओ अरे इसके तो हम मास्टर हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आपको आगे चल के मैनेज करना है। सम ऑफ यू विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, कुछ लोग आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनोगे, कंपनी सेक्रेटरीज बनोगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, कुछ लोग कैट का प्रिपरेशन करोगे, मैट का करोगे, जी मैट का करोगे 12th के बाद। आपने अपने प्लान्स भी किए होंगे इसी अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज योर ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जल्दी से बताता हूं। हम लोग बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें हमारी बिजनेस से ही रिलेटेड होती हैं। सॉरी, देखिए किसी भी चीज के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 3। बिजनेस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये वो ऑब्जेक्टिव है जो एक कंपनी मैनेजमेंट के थ्रू अचीव करना चाहती है। फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाद है आपका दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल। बताता हूं मैं आपको। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स मेन फुलफिल कराता है। किसी भी जब भी कोई कंपनी सेटअप होती है, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। अगर आप मार्केट में खड़े ही नहीं रह पाए बहुत ज्यादा देर तक तो आप प्रॉफिट का तो भूल ही जाओ। सपोज आपके पास पैसा था, आपने कहा चलो हम भी एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं। आपने रॉकी नाम की मोबाइल कंपनी खड़ी कर दी, 200 करोड़ लगा दिए, आपने रॉकी नाम का एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दिया। अब आप कॉम्पीट किसके साथ कर रहे हो मार्केट में? एप्पल पहला कंपनी था वर्ल्ड का जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $200 बिलियन टच हुआ था। आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं मैं, वहां पे आपको सैमसंग है, एप्पल और सैमसंग ने आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड का मोबाइल मार्केट कैप्चर कर रखा है। नोकिया इज स्टिल देयर, यू हैव लावा, मैनी वेराइटीज इन एंड्रॉइड फोन्स। तो आपका पहला काम क्या होगा? सर्वाइवल। आप इतने टफ कॉम्पिटिटर्स में अपने आप को सर्वाइव कर जाओ। मैनेजमेंट करवाता है। क्यों सर मैनेजमेंट ऐसा क्या करता है?
मैनेजमेंट ही तो आपको बताता है इन सब से कैसे काउंटर करना है, इन सब की बिजनेस टैक्टिक्स को कैसे काउंटर करना है, इनसे कंपटीशन में कैसे जीतना है। सपोज आपके मोबाइल का जो कॉस्ट होगा उसके लिए आप पहले मार्केट R&D कंडक्ट करोगे। R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हमारा प्रिलिमिनरी स्टेप होता है जब भी हम कोई कंपनी सेटअप करते हैं, उससे पहले हम अपनी कंपनी से रिलेटेड मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि हमारा जो कंपनी लगाने जा रहे हैं वो मार्केट की उम्मीदों पे खरा उतरने वाला है या नहीं। तो दैट्स द टॉपिक अबाउट सर्वाइवल। नेक्स्ट वन इज योर प्रॉफिट। जब एक बार आप मार्केट में एस्टेब्लिश कर लिया आपने अपना ब्रांड, एक बार अगर आपने ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया, फिर आप सोचोगे प्रॉफिट। और एक बार अगर आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हो, देन यू विल गो फॉर द ग्रोथ। फिर आप एक्सपेंड करोगे। टाटा के कई कंसर्न्स जो थे एक वक्त पे लॉस मेकिंग कंसर्न्स हुआ करते थे, जिन्होंने उस टाइम टाटा के शेयर्स में पैसा लगाया होगा, आज उनका पैसा नियर अबाउट 1000 टाइम्स जा चुका है। क्यों? उस टाइम पे टाटा स्ट्रगलिंग सर्वाइवर था। आज टाटा इंडिया के टॉप कंसर्न्स में से एक है। अगर उन्होंने सर्वाइवल ही ना किया होता तो वो प्रॉफिट तक जाते ही नहीं, और अगर प्रॉफिट तक जाते नहीं तो ग्रोथ कभी अचीव नहीं कर सकते थे। और एज ए रिजल्ट जब ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रोथ अचीव किया, उनका शेयर मार्केट में तभी आगे गया। जब मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको शेयर्स के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में। ठीक है, तो ये थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट से सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, टू गिव फेयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपके बिजनेस स्टडीज के पार्ट 2 में एक और चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वो भी कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ ही स्ट्राइक करता है। ठीक है, लास्ट वन इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि टू गेन नेशनल इनकम, किसी भी नेशन का नेशनल इनकम इंक्रीज अप करवाना, टू मेक एम्प्लॉय साइंटिफिकली ट्रेन्ड, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। बैंक पहले जो वर्क करते थे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे, SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इनमें पहले पूरा का पूरा जो वर्किंग प्रोसीजर था वो क्या था? मैनुअलाइज्ड था। वहां पर कैशियर का काम होता था, पूरे दिन में कितना कैश आया कितना कैश गया वो करता था। एक एम्प्लॉय बैंक के पास होता था जिसका काम होता था चेक्स को मैनेज करना, चेक्स इनकैश करवाना, चेक्स को देखना कौन से चेक्स डिसऑनर हुए, कौन से चेक कैंसिल हुए, कौन से चेक बाउंस हुए, उनको देखता था। एक होता था हमारा ब्रांच मैनेजर। आप जब भी जाते होगे तो देखते होगे एक कैबिन बना होता है बैंक्स में, उस पे ऊपर लिखा होता है ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक। दैट पर्सन इज सोलली लायबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, इन व्हाट ऑर्डर द सर्विसेज आर टू बी रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। तो बैंक मैनेजर का काम होता है वो सारे के सारे कामों को मैनेज करता है। वो ये देखता है कि कैशियर वर्क कर रहा है अच्छे से, डिपॉजिटर वर्क कर रहा है अच्छे से, चेक का बंदा जो है वो वर्क कर रहा है। एक होता है हेल्प सेक्शन होता है हमारा, जब भी हम किसी बैंक में फर्स्ट टाइम जाते हैं, एंटर करते हैं, तो एक हेल्प सेक्शन होता है जिसपे हम लोग लिखा होता है मे आई हेल्प यू, क्या हम आपको हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे हम पता करते हैं कि सर हमारा टेक्स्ट मैसेज नहीं आता है जब हम कैश विड्रॉ करते हैं। तो वो सारे के सारे क्या है? मैनेजमेंट का पार्ट एंड पार्सल है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में ये साइंटिफिकली ट्रेन। कमिंग बैक, मैंने आपको क्यों बताया वो एग्जांपल, तब मैनुअलाइज वर्किंग होता था। आज बैंकिंग का पूरा काम एक सॉफ्टवेयर पे रिस्पॉन्सिबल है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है फिनेकल। आप जब बैंक में अक्सर जाते होगे कैश डिपॉजिट करने, तो कभी कभी आप सुनते होगे रैंडमली आपके कानों में एक शब्द आता होगा, सर सर्वर नहीं आ रहा है, प्लीज वेट कर लीजिए। तो वो जो सर्वर है जो सारे बैंकिंग सिस्टम को इंटरकनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द फिनेकल। ये सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी ने रेडी किया जिसपे इंडियन बैंकिंग सिस्टम काम करता है। ये सिर्फ नेशनल लेवल के लिए है। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए फिर कई एक है, फिनेकल है। फिनेकल की पार्ट एंड पार्सल है जो आप कहते हो ना, NEFT हो गया आपका, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक होता है आपका RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो आज मैनुअलाइज से चेंज होकर के
किस में आ गया, ये मैनुअलाइज से चेंज होकर के सॉफ्टवेयर फॉर्म में आ गया, डिजिटलाइज्ड फॉर्म में आ गया। ये भी तो एक ट्रेनिंग का ही पार्ट एंड पार्सल है। क्या आप किसी भी इंसान को डायरेक्ट, अगर मेरे को डायरेक्ट बैंक के सिस्टम पे बिठा दीजिए, क्या मैं वर्क कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, अनलेस आई हैव गॉट द ट्रेनिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो ये हुए हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस। इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का? पहला इंपॉर्टेंस, मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप जब भी मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉलो करते हो तो आप कोशिश क्या करते हो कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे आपके पास एसेट्स हो, या आपका कैश हो, मींस फाइनेंशियल एसेट्स, उनको आप इस तरीके से यूज करना चाहते हो कि उनका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लेकर के आया जाए। दूसरा होता है इंक्रीजमेंट इन एफिशिएंसी। मैंने अभी बताया था 50 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है, कोई एक दिन में कर पाया, कोई नहीं कर पाया। जिसने एक दिन में कर ली वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, आई विल टेक दिस पेज एंड रीड आउट फॉर यू। असिस्ट इन अचीविंग गोल्स। मैंने पहले ही बोला, जब उसका पहला ही फीचर क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ही क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जो सारे के सारे मैनेजमेंट स्टेप्स फॉलो अप किए जाते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन देखिए, मैनेजमेंट दो तरीके का होता है। एक होता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स को ही हम कहते हैं ट्रेडिशनल, मींस पुराना, लकीर के फकीर है, कुछ नया सोचना ही नहीं चाहते, कुछ नया ट्राई करना ही नहीं चाहते। और दूसरा पार्ट होता है मॉडर्न। जब आप ट्रेडिशनल से मॉडर्न में जाते हो तो ये स्विच ओवर ही है, डायनामिक। जैसे मैंने आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल दिया, पहले मैनुअलाइज्ड होता था, आज स्विच ओवर होके सॉफ्टवेयर फॉर्म में आ रहा है सारा का सारा। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। मैं बता ही चुका हूं। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब आप सोशल डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, आप सोसाइटी को अच्छी चीजें दे रहे हो, आप इको फ्रेंडली बिजनेस कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए क्रिचेस बनवा रहे हो। क्रिचेस समझते हो? जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, स्टाफ में क्या होता है, कभी कभी लेडीज वर्कर, लेडीज एम्प्लॉयज होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास घर पे कोई केयर टेकर नहीं है, तो क्रिचेस में होता है कि बच्चे रहते हैं आपके, वहां पे एक केयर टेकर होगा जो आपके बच्चों का ध्यान रखेगा। कई मॉल्स हैं आज के वक्त में, आप मॉल्स में देखिए क्रिचेस फैसिलिटी है। वो सिर्फ इसलिए, अगर आपके पास बच्चे नहीं है तो अपनी शॉपिंग पे फोकस कर लो। सोचिए बिजनेस कितना आगे जा चुका है। वो आपको शॉपिंग के लिए इतना फ्री माइंड करना चाहते हैं कि उन्होंने आपके बच्चों तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप कर लिया है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंस थे। नेक्स्ट वन इज नेचर। टॉपिक तो लास्ट बोला था मैंने, बट छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको भी कवर अप कर देता हूं इस वीडियो में। नेचर, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। देखिए, आर्ट होता है एक मैनर किसी भी चीज को अचीव करने का, और साइंस क्या होती है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स व्हिच हैज बीन गवर्न्ड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रैक्टिस। तो जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जिसमें हेनरी फ्योल है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है। हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं और जिनको आज पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, उन्होंने वो बनाए थे कब? अपने वक्त पे प्रैक्टिकली अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट करने के बाद। तो आज वो आर्ट के तौर पे भी वर्क कर रहे हैं और साइंस के विहार पे भी वर्क कर रहे हैं। तो नेचर में जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, मेंशन सम लाइट या एनलाइटन द स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, वो आपसे एग्जामिनर सीधा पूछना चाहेगा कि मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट, एक्सप्लेन विद द रीजन। तो आपको जब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में होगा, तो आपको क्या करना है, पहले आर्ट और साइंस का डेफिनेशन दे देना है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है, और कंक्लूजन में आपको लिखना होगा। जबकि ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूं, बिकॉज जो सेकंड साइकिल ऑफ वीडियोस होगा, मैं उसमें आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो नेचर साइंस का भी है, आर्ट का भी है, और जब साइंस है आर्ट है तो फिर बोथ साइंस एंड आर्ट, ओके। और एज अ प्रोफेशन क्या है, जरा क्लास 11th में चले जाओ 1 मिनट के लिए, आंख बंद करके। मैनेजमेंट, बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके की बताई थी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोफेशन क्या था, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जिसमें कोई इंसान अपने पर्सनल टैलेंट से पैसा कमाता था। तो यहाँ पे भी तो पर्सनल टैलेंट है सर, पर्सनल टैलेंट तो आपने बताया नहीं बेटा। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजरियल पर्सनल्स ही तो बनाते हैं, शिव नाडर,
है ना, इंदिरा कोचर, चंदा कोचर, इंदिरा नूई, सॉरी, चंदा कोचर, इंदिरा नूई, ये सब मैनेजरियल प्रोफेशनल्स ही हैं। आई थिंक चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की एमडी, अभी बीच में काफी हाईलाइटिंग थी वो, कुछ उनके बैंक का स्कैम था डिमोनेटाइजेशन के वक्त पे। इंदिरा नूई पेप्सिको की एमडी रही हैं अपने वक्त पे। ओके, अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं। तो ये सारे मैनेजरियल पर्सनल्स रहे हैं। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया मैनेजमेंट प्रोसेस, इफेक्टिव और एफिशिएंट। उसके बाद मैंने आपको फीचर्स बताया कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस होता है, परवेसिव होता है, हर जगह एप्लीकेबल है। परवेसिव को यूनिवर्सल कहते हैं। और आपकी हेल्प के लिए मैं आपको एक हिंट बता दूं, बुक वन का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, मैनेजमेंट हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, प्लानिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक मेन है। पहला गोल ओरिएंटेड है, दूसरा कंटिन्यूअस है जिसको हम नेवर एंडिंग प्रोसेस भी कहते हैं, और तीसरा यूनिवर्सल या परवेसिव है। जब भी आप एग्जाम में जाओ दिमाग में 3 चीजें फीड कर लेना, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। मैंने बोला था ना, मार्क्स सब लेके आते हैं लेकिन टॉप वो करता है जिसकी स्मार्ट वर्किंग एनालिटिक्स काफी अच्छी होती है। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, नेचर। अगले चैप्टर में आपके 2 चीजें बचती हैं, एक तो फंक्शंस, बहुत छोटे से टॉपिक है क्योंकि 5 स्टेप्स हैं फंक्शंस में, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ओके, ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेशन। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको बता दूंगा टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। इसको रिवाइज करिएगा, नोट्स आपके साथ लिंक में मिलेंगे।